तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इंडिया जो आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वहाँ से व्हाट इज, या तो व्हाट वाज द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, ये पूछ लेगा कि सॉल्ट मार्च क्या था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। ठीक है, सॉल्ट मार्च पूछ लेता है, सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, है ना, सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो जो सॉल्ट मार्च है वो गांधी जी 1930 में किया था, 1930 में। और जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था तभी से क्या शुरू हो गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था वो कौन था, कौन सा था? एक तरह से जो नेशनल लेवल पर मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ठीक है, और कब से कब तक था? 1920 से लेकर 1922 तक। ठीक है, उसमें नॉन कॉपरेशन में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना है। और लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या है कि आपको जो रूल्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको ब्रेक भी करना है। ठीक है, पहले सॉल्ट मार्च में डिस्कशन करते हैं। तो गांधी जी ने, है ना, जो सॉल्ट था वो क्या है, पावरफुल सिंबल। वो क्या था, पावरफुल सिंबल के जो सॉल्ट है वो उसको यूनाइट करने का एक पावरफुल सिंबल हो सकता है। तो ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय अरविंद स्टेटिंग 11 डिमांड। तो उस समय के जो वायसराय थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अपने गवर्नर जनरल, बाद में वो वायसराय हो गए थे। ठीक है, तो वो वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो उनको उन्होंने एक 11 11 डिमांड का, 11 डिमांड का एक लेटर भेजा था कि इनको माना जाए, इन, है ना। लेकिन सम ऑफ वर जनरल इंटरेस्ट वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी जो डिमांड थी, पीजेंट्स के लिए थी, और जो वहाँ के सिटीजन्स थे, हमारे इंडिया के सिटीजन्स थे, उनके लिए थी। ठीक है, तो द आइडिया टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign। सभी लोग एक तरह से कैंपेन में आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ सबसे मेन डिमांड क्या थी उसमें, जो लेटर था, है ना, द डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। ये आपको याद रखना है, ये वाली डिमांड, कि जो सॉल्ट टैक्स है, आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट पे जो टैक्स लगा रही है उसको क्या किया जाए, एबोलिश किया जाए, उसको खत्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो रिच एंड पुअर दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, और ये फूड के लिए क्या है, एसेंशियल आइटम है, फूड के लिए क्या है, एसेंशियल आइटम है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इस पे क्या करती थी, टैक्स लगाती थी। और दूसरा, गवर्नमेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, यानी कि प्रोडक्शन का जो राइट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही पास था और कोई भी सॉल्ट को नहीं बना सकता था। ठीक है, तो ये था, ये डिमांड गांधी जी ने किससे रखी थी, लॉर्ड इरविन से। किससे रखी थी, लॉर्ड इरविन से। ठीक है, तो बाद में महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिया 11 मार्च तक का, है ना। कब तक का? अगर 11 मार्च तक जो 11 डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं की, मतलब नहीं मानी जाती हैं, तो वो क्या लॉन्च कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या लॉन्च कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन या मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो जो इरविन था वो कोई इंटरेस्ट, मतलब अनविलिंग टू नेगोशिएट, मतलब वो बात करने को तैयार उस समय नहीं था। तो उसी समय 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया क्या, सॉल्ट मार्च। क्या स्टार्ट कर दिया, सॉल्ट मार्च, अकॉम्पेंड बाय द 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स होते हैं मतलब जो विदाउट मनी, यानी कि बिना पैसे के अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, वो होते हैं वॉलेंटियर्स।
तो उनके जो 78 वॉलेंटियर्स थे उनके साथ उन्होंने सॉल्ट मार्च को शुरू कर दिया। ठीक है, तो और वो कितना 240 माइल्स चले, और गांधी जी, और ये शुरू कहाँ से किया था, जो गांधी जी का आश्रम था, है ना, गांधी जी का आश्रम कहाँ है, साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम था, साबरमती से कहाँ तक गए थे, कोस्टल टाउन, मतलब जो तट पर है, कोस्टल टाउन है। नमक कहाँ बना जाएगा, जो कोस्ट पर होगा, यानी कि जहाँ समुद्र का पानी, सी का वाटर आएगा, तो वहीं तो नमक बनाया जाएगा। तो वहाँ कहाँ तक, डांडी, वो उसका नाम क्या था, डांडी, यानी कि कहाँ से, साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक, डांडी तक, वो कितने कितने माइल्स था, 240 माइल्स, है ना। और एक माइल्स में 1.6 किलोमीटर होते हैं, एक, ठीक है, एक माइल्स में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और जो वॉलंटियर्स थे वो 24 दिन में लगभग लगभग, मतलब 24 दिन में 24 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा, तो यानी कि 10 माइल्स वो पर डे एक दिन में चलते थे। ठीक है, और गांधी जी, जो गांधी जी हैं जहाँ स्टॉप करते थे, आराम करते थे 10 किलोमीटर चलने के बाद में, तो वो वहाँ पर लोग जमा हो जाते थे, वहाँ पर क्या हो जाते थे, एक तरह से लोग जमा होते थे, और गांधी जी उनको बताते थे स्वराज के बारे में, किसके बारे में बताते थे, स्वराज के बारे में, किस व्हाट इज स्वराज, है ना, स्वराज क्या है। ठीक है, अर्ज देम टू पीसफुल डिफाई टू ब्रिटिश, और स्वराज के बारे में बताते थे, और लोगों से वो अर्ज्ड, यानी कि दृढ़ता पूर्वक, अर्ज्ड क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक निवेदन करना, दृढ़ता पूर्वक निवेदन करना, कि डिफाई मतलब होता है अवहेलना, डिफाई मतलब क्या होता है, अवहेलना, है ना, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए हैं उसकी आप अवहेलना करिए, उनको मानिए मत। ठीक है, वो गांधी जी ये कह रहे हैं। तो ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी, वो कहाँ पर, साबरमती आश्रम से कहाँ पहुंच के, डांडी, एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, मतलब सामूहिक रूप से उन्होंने क्या किया, वायलेटेड द लॉ, जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया। कैसे किया, मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, मतलब पानी को उबलाया और वहाँ पर नमक बनाया, नमक को प्रोड्यूस, सॉल्ट को प्रोड्यूस किया, इस तरीके से उन्होंने। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, सॉल्ट लॉ के ब्रेक होते ही क्या शुरू हो गया, बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते ही। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कैसे डिफरेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कैसे अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कैसे अलग था। तो पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली रिफ्यूज कॉरपोरेशन, मतलब जो लोग हैं वो केवल अब ये नहीं है कि वो कॉरपोरेशन को ही रिफ्यूज कर रहे हैं, है ना, वो केवल अब कॉपरेशन को ही रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, विद ब्रिटिश दे हैड डन 1921 1922, मतलब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उन्होंने क्या किया था, वो कॉपरेट नहीं किया था लोगों ने, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, और टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, सबने क्या कर दिया था, अपने अपने जो पोजीशंस थी, पद थे, उनको छोड़ दिया था। अब क्या कर रहे हैं, कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ब्रेक कॉलोनियल रूल्स लॉज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे थे उनको ब्रेक भी कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रॉक शॉर्ट लॉ, मतलब बहुत कंट्री के अलग अलग भागों में शॉर्ट लॉ को ब्रेक किया गया, उसको तोड़ा गया। और तोड़ा कैसे गया, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर यानी कि प्रोड्यूस करके, और क्या किया गया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री, जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज हैं उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन किया गया, लोग वहां पर गए थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट फैला, तो फॉरेन क्लोज वॉज बायकॉटेड, जो फॉरेन क्लोज थे यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो कपड़े इंग्लैंड में बन रहे थे उनको बायकॉट किया गया, बहिष्कार कर दिया गया। और जो लिकर शॉप्स हैं वो यानी कि जो शराब की दुकान है उनको पिकेटेड यानी घेरा गया, वहाँ पर लोग बैठ जाते थे घेर कर। ठीक है, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, है ना, और जो किसान थे उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। ठीक है,
तो विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, और जो विलेज ऑफिशियल्स थे उस समय के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय फॉरेस्ट लॉ भी बनाए थे, है ना, टू प्रो, मतलब एक तरह से उनका अपना हित था उनमें, है ना, अपना स्वार्थ था, क्योंकि उन्हें लगता था अगर जो यहाँ के आसपास के लोग हैं फॉरेस्ट में जाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे और हमें अच्छी लकड़ी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बना दिए, जिससे जो जंगलों में जो ट्राइबल पीपल्स थे या जंगलों के आसपास रहने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया और वो कहाँ चले गए, जो रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या नाम दे दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ से उन्होंने जो पीजेंट्स थे, है ना, वो क्या किया, कलेक्ट वुड, है ना, लकड़ियाँ बीनी, और अपने जो ग्रेस कैटल, अपने जो पशु पशु थे उनको वहाँ चराने ले गए, यानी कि ठीक है, इस तरीके से। तो ये, और जो मूवमेंट है वो ऐसा नहीं है केवल गुजरात में चल रहा था, तो अलग अलग पार्ट्स में, हमने बताया अभी डिस्कस किया कि पूरे इंडिया में ये कुछ ही समय में पूरे इंडिया में फैल गया था। और इंडिया में क्या उस समय, इंडिया इंडिया आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश पूरा इंडिया था ये उस समय। ठीक है, तो ये था, तो बहुत तेजी से फैला था। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बड़ी मतलब वरीड थी, चिंतित थी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और उसने क्या किया, जो बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई इसको कैसे, इसको क्या किया जाए, दबाया जाए, इसको किसी भी तरीके से मूवमेंट को दबाया जाए। ठीक है, तो दिस लेड वायलेटेड क्लेसेस मैनी प्लेसेस, और बहुत सारे जगह में वायलेटेड क्लेसेस हुए, ब्रिटिश मतलब जो पुलिस थी और रेवोल्यूशनरीज थे उनके बीच क्या हुआ। ठीक है, तो और एक एक व्यक्ति हैं अब्दुल गफ्फार खान, कौन है ये याद रखना है, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया था, हु वाज अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, है ना, हिंदी में बोलते हैं सीमांत गांधी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी। मतलब इनका जो काम करने का तरीका था एक तरह से गांधी गा, गांधी जी जैसा था, इसलिए इनके फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये गांधी जी से प्रेरित थे। ठीक है, डिस्पाइल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड अप्रैल 1930, गांधी जी को भी कब अरेस्ट कर लिया गया था, 1930 में। तो जो एंग्री क्राउड थी, है ना, एंग्री सॉरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, तो स्ट्रीट ऑफ पेशावर, स्ट्रीट ऑफ पेशावर आज का जो पाकिस्तान है वहां पर जगह है पेशावर। ठीक, तो वहां पर क्या हुआ, गुस्साई हुई भीड़ ने क्या हुआ, जो पेशावर गलियां थी फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मतलब रेवोल्यूशनरीज और पुलिस के बीच में क्या हुआ, फायरिंग हुई, मतलब क्लैश हुए, है ना, ऐसा समझिए। मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर, है ना, तो उस समय यहाँ किसको अरेस्ट किया जाता है, अब्दुल गफ्फार खान, जो मतलब पेशावर में काम कर रहे थे। फिर गांधी जी को अरेस्ट किया गया, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, ठीक है, अटैक द पुलिस पोस्ट, पुलिस पोस्ट पर अटैक किया उन्होंने। म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, यानी कि जो गवर्नमेंट की चीज़ें थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर सारे चीज़ें थी, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, उन पे क्या किए गए, सब पे रेवोल्यूशनरीज ने अटैक किया कि भाई जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, इस चीज़ में अप्रॉक्स 1 लाख लोग, है ना, अरेस्ट किए गए और उनको जेल में डाल दिया गया, बुरी तरह से पीटा गया। ठीक है, तो अब जो गांधी जी जो मूवमेंट चाहते थे, गांधी जी हम जो मूवमेंट चाहते थे वो कैसा हो, नॉन वायलेंस, है ना, गांधी जी कैसा मूवमेंट चाहते थे, नॉन वायलेंस, है ना, उसमें कोई वायलेंस ना हो, कुछ कोई वायलेंस ना हो। लेकिन अब ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस समय भी गांधी जी ने, जब गोरखपुर में क्या हो गया था, वायलेंस हो गया था, इसलिए उसको वापस ले लिया था। अब इस सिचुएशन में गांधी जी ने
क्या किया, गांधी जी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ मूवमेंट, है ना। इस सिचुएशन में गांधी जी ने फिर मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक। और उसी समय क्या हुआ, एंटर्ड ए पैक्ट विद, और उन्होंने सोचा कि मतलब लॉर्ड इरविन से क्या किया जाए, पैक्ट किया जाए, मतलब समझौता किया जाए। तो वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में एक 5 मार्च 1931, ये आपको याद रखना है, गांधी इरविन पैक्ट, इसको क्या कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट, है ना। 5 मार्च, है ना, ये 5 मार्च 1931 को पैक्ट हो गया, है ना। उसमें ये डिसाइड हुआ कि हाँ भाई गांधी जी, एक तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि एक तरह से वापस ले लिया, और दूसरा कि उसी समय लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, है ना। लंदन में क्या चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि राउंड टेबल होती थी, वहां पर जो लोग बैठकर डिस्कशन करते थे उसी को नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कितनी, 3, याद रखना है। और दूसरी में सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर कौन, गांधी जी गए थे, कौन गए थे, गांधी जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और कब गए थे, इन दिसंबर 1931, कहां पर हुई थी, ये लंदन में, कहां पर हुई थी, लंदन में, ठीक। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रही थी, लंदन में, ठीक। तो बट निगोशिएशंस ब्रोक डाउन इनटू रिटर्न डिसअपॉइंटेड, मतलब जो वहां निगोशिएशंस हुए, निगोशिएशंस मतलब बातचीत करना, वार्तालाप करना, तो उससे वो डिसअपॉइंटेड हुए, उससे क्या हुए, डिसअपॉइंटेड, और मतलब निराशा लेकर ही वो वापस लौट आए, ठीक है। तो वहां पर उन पे मतलब जिन चीजों को वो रखना चाह रहे थे उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए वो वापस आ गए, ठीक है। तो बैक इन इंडिया डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, और गवर्नमेंट उस समय जो सिविल डिसोबीडियंस को मतलब अलग तरीके से उसको रिप्रेस कर रही थी, ठीक है। जो गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान है, जवाहरलाल नेहरू है, ये कौन थे, जेल में थे, ये उस समय जेल में थे। तो कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि किस मूवमेंट के दौरान, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट के कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, इलीगल डिक्लेयर कर दी गई थी, ठीक है। तो ए सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, और जो मीटिंग वगैरह होती थी उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉटेड, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा ये सबको। तो विद ग्रेट अप्रेंशन, मतलब बहुत ही असमंजस की, अप्रहेंशन मतलब असमंजस की स्थिति में गांधी जी ने दोबारा से रीलॉन्च कर दिया किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। लेकिन वो 1934 तक आते आते बिल्कुल धीमा पड़ गया, मंदा पड़ गया था, ठीक है। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। और इसमें पार्टिसिपेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहा, ठीक है, ये और देख लेते हैं, ठीक है। तो हाउ पार्टिसिपेंट वाज द मूवमेंट, तो ये देखो, उनका जो रिच पीजेंट्स हैं, वो रिच पीजेंट्स हैं, और कहाँ के थे, पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनका इन इन मतलब मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने करने के अपने अपने सबके स्वार्थ थे, एक तरह से सबके अपने अपने हित थे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करते थे क्या, कमर्शियल क्रॉप, जो फार्मर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते थे, कमर्शियल क्रॉप। तो उस समय डेप्रेशन चला था 1929 में, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, और पूरे वर्ल्ड में आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था आर्थिक मंदी, डिप्रेशन मतलब आर्थिक मंदी, ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था, जो प्रोडक्ट से उनके जो प्राइसेस थे वो गिर गए थे, है ना, वो गिर गए थे, और जिससे उनकी कैश इनकम कम हो गई थी, जो पीजेंट्स थे उनकी कैश इनकम कम हो गई। तो इससे क्या हो रहा था, इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो वो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, रेवेन्यू डिमांड को
पे नहीं कर पा रहे थे, एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रीसेटमेंट, है ना। मतलब और उन्होंने ये भी कहा था कि रीसेटमेंट मतलब दोबारा से क्या, मतलब एक तरह से कंसेशन दिया जाए, उसमें रेवेन्यू में क्या किया जाए, रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन उस बात को भी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। तो जो रिच पीजेंट्स हैं, एंथुजियम सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो मतलब उनमें उत्साह था कि हाँ भाई सिविल डिसोबीडियंस का हम महात्मा गांधी जी का साथ देंगे। उन्हें ये लग रहा था कि अगर सिविल डिसोबीडियंस सक्सेस हो जाता है तो हमें रेवेन्यू में रिड्यूस हो जाएगा और शायद अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें एक बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये है। तो देयर उनकी जो कम्युनिटीज़ थी उनको खुद ही उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया, टाइम फोर्सिंग डेलिकेंट मेंबर्स, है ना, और बहुत सारे लोगों को फोर्सली उन्होंने अपने साथ में लिया, पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स, जो गांधी जी के प्रोग्राम्स थे और सब चीज़ों को बायकॉट करना उन्होंने शुरू किया। तो फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, है ना, और उनका जो स्ट्रगल था, एक तो स्वराज आए और किसके, जो हाई रेवेन्यू है, जो टैक्स है, हाई टैक्स है, उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, है ना, उनके खिलाफ उनका मूवमेंट था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हुआ क्या, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, है ना, उनको जो पीजेंट्स थे उनको निराशा कब हाथ लगी, जब गांधी जी ने 1931 में मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर लिया, वापस ले लिया, विदाउट रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, जिसके लिए वो लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी का साथ दे रहे थे कि भाई रिवाइज किए जाएंगे क्या, रेवेन्यू, वो हुआ नहीं, इसलिए वो डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए। सो व्हेन मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, जब गांधी जी 1932 में लंदन से लौटकर एक तरह से दोबारा शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज मतलब पार्टिसिपेशन को रिफ्यूज कर दिया, यानी कि अब दोबारा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो ये रोल था उनका जो पीजेंट्स थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो और द पुअरर पीजेंट्री, जो मतलब बिल्कुल गरीब किसान थे, वो भी क्या कर रहे थे कि हाँ भाई हमें रेवेन्यू डिमांड में रिलैक्सेशन मिले, हमें भी रेवेन्यू डिमांड में क्या मिले, रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग हैड एंटर्ड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, तो जो उनके लैंडलॉर्ड से जमींदार थे उनसे वो भी क्या चाह रहे थे, एक तरह से कि रेवेन्यू में रिडक्शन किया जाए, कम किए जाए। ठीक है, क्योंकि जो डिप्रेशन उस समय था, मतलब जो चाहे रिच पीजेंट्स हो, पुअर पीजेंट्स हो, सबको कि वो क्या कर रहे थे, एक तरह से मतलब इफेक्ट किया था। ठीक है, ये था। और जो पुअर पीजेंट थे, है ना, वो यहाँ से देखो नो रेंट, है ना, वो क्या कह रहे थे, नो रेंट, मतलब एक तरह से जो पुअर पीजेंट्स हैं कि भाई हमें अब रेंट नहीं देंगे, जो हमारी ज़मीनें हैं उन पर हम रेंट नहीं देंगे। लेकिन जो कांग्रेस था वो अनविलिंग थी उनका सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि जो लैंडलॉर्ड्स उनका साथ दे रहे हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, वो हमारे जो मूवमेंट है वो उससे अलग हो जाएंगे, इसलिए मतलब कांग्रेस पूरे असमंजस में थी, इसलिए उनको खुलकर वो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब इसमें मतलब डूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बिजनेस क्लास है ना, जो बिजनेस क्लास है उसका क्या रोल था। ठीक है, तो जो बिजनेस क्लास है, तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, ह्यूज प्रॉफिट, मतलब खूब ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमाया था। ठीक है, तो कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। ठीक है, और वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे, बिजनेस। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, दे द रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जो एक तरह से रिएक्ट कर रहे थे कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ, जो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ। ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, और एक तरह से जो वहाँ से ब्रिटेन से माल आ रहा है वो स्टॉप किया जाए, है ना, उसको बंद किया जाए। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब जो फॉरेन गुड्स हैं, विदेशी माल है, उसको उससे प्रोटेक्शन चाह रहे थे, क्योंकि अगर फॉरेन से गुड्स आएंगी तो उनका सेल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो ये चाह रहे थे कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बंद, वहाँ से स्टॉप हो जाए, तो हमारा जो
प्रोडक्शन है, हमारा जो गुड्स है वो क्या हो जाएंगी, बिचेंगी। ठीक है, तो यानी कि वो डिस्करेज इम्पोर्ट्स करना चाहते थे, मतलब उसको डिस्करेज करना चाहते थे, इसलिए वो किसका साथ दे रहे थे, महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक संस्था बनाई, उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। ठीक है, याद रखना है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में इन्होंने एक ये इंस्टीट्यूशन एक तरह से बनाया। और दूसरा इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, शॉर्ट नाम क्या है, फिक्की। 1927 में इन्होंने ये बनाया था। और इन चीज़ों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको जो मेन लीडर्स थे, उनको कौन लीड कर रहा था, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, ये मेन लीडर्स थे उस समय, मतलब जो बिजनेसमैन थे उनको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बेस्ट हो जाएगी, इसलिए वो कर रहे थे। और दूसरा वो सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो क्या कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट भी कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था, ये है ना। और थोड़ा सा आप इसमें और पढ़ लीजिएगा, तो ये है, तो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत लार्ज स्केल पर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया था। तो एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, नागपुर रीजन के जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने एकदम बहुत लार्ज लेवल पर सपोर्ट किया था। ठीक है, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर द कांग्रेस वर्कर्स स्टेट अलूफ, बट द स्पाइट ऑफ देयर, है ना, ये चलिए यहाँ से, है ना, ये इतना बहुत है ना, आप इतना समझिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ से और देखिए, हाँ ये देखिए, ये उसमें आ जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनदर इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो व्हाट वाज द रोल, है ना, क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन, है ना, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ठीक है, ये देख लेते हैं। तो द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, है ना, वुमेन का लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन था। थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट देयर होम्स टू लिसन हिम, मतलब बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो वुमेन्स थी वो गांधी जी को सुनने के लिए घरों से बाहर आती थी। द पार्टिसिपेटेड इन पुअर प्रोटेस्ट मार्चेज, है ना, और वो पार्टिसिपेट कहाँ करती थी, मार्चेज में, जहाँ पे मार्च किए जाते थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, और जो सॉल्ट मार्च था उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बनाने में उनका साथ दिया था। ठीक है, पिक्टेडेड फॉरेन क्लोथ्स लिकर शॉप्स, और जो फॉरेन क्लोथ की दुकानें थी, लिकर शॉप्स थी, उनको पिक्टेडेड करने में गांधी जी का उन्होंने साथ दिया था। ठीक है, मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाएं उसमें जेल भी गई थी। इन अर्बन एरियाज द वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, जो अर्बन एरियाज थे वो उसमें जो हाई कास्ट की फैमिलीज थी उनसे उनसे वो महिलाएं थी, है ना, मतलब वहाँ से वो आती थी। और द रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, जो गाँव की जो महिलाएं होती थी उनमें रिच पीजेंट्स थे, उन वो महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, ये था रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इस तरीके से था। तो महात्मा गांधी इज कॉल बिगिंस सी सर्व टू द नेशन, है ना, यही है, मतलब इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब 2 मिनट में ये और समझ लेते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी लिमिट्स क्या थी, उसकी लिमिट्स क्या थी। तो जो अनटचेबल, है ना, जो अनटचेबल समझा जाता था उस समय, और बाद में उनको क्या कहने लग गए थे, दलित और ऑप्रेस्ड, दलित और ऑप्रेस्ड, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं किया, मतलब हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो दूरी बनाए रखी उन्होंने।
क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से, कांग्रेस क्या लंबे समय से जो दलित लोग थे उनको इग्नोर करती रही थी, मतलब वो जोड़ नहीं पा रही थी अपने साथ में, जो दलित पीपल्स थे, दलित लोग थे उनको, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हमारे साथ दलित आ जाएंगे तो जो सनातनी है ना, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू हैं, वो मूवमेंट से कहीं ना कहीं मतलब अलग हो जाएंगे, इसलिए वो दलित को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही थी। तो वहां पर उन्होंने जो अनटचेबल माने जाते थे उस समय, तो सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन उनका रहा नहीं। तो फिर महात्मा गांधी ने उस समय डिक्लेयर किया था कि जो स्वराज है वो 100 ईयर्स तक नहीं आएगा, वो जो स्वराज है वो 100 ईयर्स तक नहीं आएगा अगर जो अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड, अगर हमारे यहाँ से छुआछूत खत्म नहीं होता है, अगर हमारे यहाँ से छुआछूत खत्म नहीं होता है तो 100 साल तक स्वराज नहीं आएगा। और फिर गांधी जी ने जो अनटचेबल्स थे उनको क्या नाम दिया, हरिजन, है ना, उनको क्या नाम दिया, हरिजन। ठीक है, याद रखना है कि जो अनटचेबल हैं, पूछ लिया जाता है कि हरिजन किसके द्वारा उनको कहा गया था, तो गांधी जी ने उनको हरिजन कहा था। ठीक है, मतलब हरिजन का मतलब है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब भगवान की संतान है। ठीक है, और उनके लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कि भाई वो उनकी एंट्री टेम्पल्स में हो, पब्लिक वेल्स जो मतलब सार्वजनिक कुएं हैं वहाँ हो, टैंक्स हो, क्योंकि पहले कुओं से ही पानी भरा जाता था, रोड्स पर, स्कूल्स पर, सब में उनकी एंट्री हो, सब में उनको रेस्पेक्ट मिले, इस तरीके से। ठीक है, और उन्होंने खुद भी स्वीपर का काम किया, गांधी जी ने खुद भी टॉयलेट्स और स्वीपर मतलब चीज़ों को साफ करना का काम किया कि इसको क्या एक तरह से इस काम को रिस्पेक्ट मिल सके, है ना। और जो अनटचेबिलिटी थी उसको द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को क्या कहा उन्होंने, एक पाप की तरह कहा कि ये पाप है ना। लेकिन जो दलित लीडर्स थे, जो दलित लीडर्स थे वो अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे, क्या चाहते थे, पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे कि भाई पॉलिटिकल रूप से क्या क्या सॉल्व किया जाए चीज़ों को। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉलिटिकली सॉर्ट आउट की जाए। उसमें क्या किया जाए, एक तो द बिगनिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स, है ना, उन्होंने अपने को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया रिजर्व सीट, और रिजर्व सीट कहाँ पर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए जिससे, है ना, और कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनमें उनको, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्वेशन दिया जाए जिससे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सके, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सके। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है ना, पूना पैक्ट वाला, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, इसमें जो लिमिट्स थे तो उसमें यही है ना। ठीक है, और उस समय मुस्लिम लीग, है ना, जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, है ना, यानी कि मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसमें मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें मुस्लिम्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम्स ने कुछ जैसे अब्दुल गफ्फार खान वगैरह हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, यानी कि जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बाद में बहुत सारे मुस्लिम मुस्लिम लोग थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, यानी कि मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहा था। तो यानी कि उसकी जो अनटचेबल लोग थे उनका भी पार्टिसिपेशन कम रहा, जो बड़े किसान थे उनका पार्टिसिपेशन पहले सपोर्ट मिला बाद में नहीं मिला, है ना, जो, ठीक है, इस तरीके से ये क्या थी, लिमिट्स थी, ये क्या थी, लिमिट्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए, अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।